नमस्ते आप सभी को। इस सेशन में मैं आप लोगों को NVS 2019 ICT प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को डिटेल में एक्सप्लेन करूंगी। इसमें मैंने टोटल 14 क्वेश्चंस को ऐड किए हैं। 2019 में सब्जेक्ट में, एवरी सब्जेक्ट में किसी में 1, किसी में 2 और किसी में 3 क्वेश्चंस पूछे गए हैं ICT के। तो सबको मैंने कलेक्ट करके 14 क्वेश्चंस हुए हैं और जो कुछ कॉमन क्वेश्चंस थे तो उसको इसीलिए मैंने नहीं ऐड किया। जब मैंने एक बार ऐड कर लिया तो उसको क्या ही ऐड करना। और 2019 के बाद जब नेक्स्ट एग्जाम हुआ था 2022 में, तो उसमें ICT के 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं। कितने क्वेश्चंस? 10 क्वेश्चंस। और EMRS में भी कितने क्वेश्चंस पूछे गए हैं? इसमें भी 10 क्वेश्चंस पूछे गए हैं, आपको पता ही है। और KVS में 5 क्वेश्चंस। और मैं आप लोगों को ये क्वेश्चंस क्यों करवा रही हूँ? ताकि आपको आइडिया हो जाए कि किस टाइप का क्वेश्चंस एग्जाम में पूछा जाता है। आप उसके अकॉर्डिंग आप स्टडी कीजिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। और फिर भी अगर आपको कोई क्वेश्चंस में डाउट होती है जो मैं बता रही हूँ, उसमें मैं पूरा कोशिश की आप लोगों को अच्छा से समझाने की। और उसके बावजूद भी अगर नहीं समझ आती है तो आप कमेंट में ज़रूर मुझसे पूछिएगा। तो मैं जितना जल्दी हो सके उसका रिप्लाई दूंगी। अगर लगेगा कि बहुत बड़ी प्रॉब्लम है तो फिर मैं उसको अगली वीडियो में बता दूंगी, ठीक है। और अगर आप लोगों के पास NVS 2022 के CS मीन्स कंप्यूटर साइंस को छोड़ के दूसरे सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन पेपर हैं और ये ICT वाले जो 10 क्वेश्चंस मैंने 2022 में कराए हैं, ये नहीं अगर है, कुछ और क्वेश्चंस है, तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं। ईमेल ID ऑलरेडी मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, वहाँ पर आप जाइए। और नहीं तो फिर मैं आपको बता भी दे रही हूँ कौन सी ईमेल ID है। MRINALI1188@gmail.com। यहाँ पर मुझे 2022 के डिफरेंट सब्जेक्ट्स के अगर आपने जो भी अगर आपने एग्जाम दिया है या आपके कोई बड़े भाई बहन अगर एग्जाम दिए हैं, अगर क्वेश्चंस पेपर है PDF के फॉर्म में हो या PDF के फॉर्म में नॉर्मली रहेगा, तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। अगर ये 10 क्वेश्चन जो मैंने आपको NVS 2022 वाले में बताए हैं उसको छोड़कर अगर अलग क्वेश्चन है तो आप मुझे ईमेल कर सकते हैं। फिर मैं उसकी भी एक अलग वीडियो बना करके आपको पूरे क्वेश्चंस को समझा दूंगी, ठीक है। तो चलिए अभी स्टार्ट करते हैं। जो भी मुझे बेसिक इन्फॉर्मेशन लगी वो मैंने आपको बता दी। क्वेश्चन नंबर 1, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ URL? URL की फुल फॉर्म क्या होती है? फर्स्ट, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेशन। सेकंड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेशन। थर्ड, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। फोर्थ, यूनिफाइड रिसोर्स लोकेटर। तो URL क्या होता है? सबसे पहले तो आपको वो जानना चाहिए। URL होती है जब आप कोई भी चीज़ ब्राउज़र में या कहीं और पे सर्च करते हो। URL एक एड्रेस है। क्या है? एक एड्रेस है। किस चीज़ की एड्रेस है? आप वेब एड्रेस भी बोल सकते हैं इसको, वेबसाइट की भी एड्रेस आप बोल सकते हैं उसको। तो URL का अनदर नेम क्या है? वेब एड्रेस। अभी मैं इसको डिटेल्स में एग्जांपल्स के थ्रू बताऊंगी। और इसकी फुल फॉर्म क्या होती है? यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। ऑप्शन नंबर C, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो लोकेटर से समझ में आ रहा है ये लोकेशन को एक्सेस कराने में हमें हेल्प करता है। तो चलिए देखते हैं, है ना। तो ये क्या है? प्रोवाइड द लोकेशन विद एंड प्रोटोकॉल्स, प्रोटोकॉल मैकेनिज्म टू एक्सेस द रिसोर्स। तो एक रिसोर्स को एक्सक्यूज मी, एक रिसोर्स को एक्सेस करने के लिए हमें क्या चाहिए होती है? लोकेशन। किसके साथ? प्रोटोकॉल के साथ। तो आपकी रिसोर्स क्या क्या हो सकती है? आपकी रिसोर्स में वो ईमेल भी हो सकती है। आपको किस टाइप का रिसोर्स चाहिए वो मैं बता रही हूँ। ईमेल हो सकती है, या फिर आपका कोई डिवाइस हो सकता है, जैसे प्रिंटर को, स्कैनर को, इस सब को ऐड करना अपने सिस्टम के साथ में डिवाइस हो सकती है। ईमेल में आपका डॉक्यूमेंट भी आ जाएगा और साथ में अदर्स भी आप सोच सकते हैं, अदर टाइप की भी, है ना। तो इसी वजह से URL का अनदर नेम क्या है? वेब एड्रेस।
पूरे एड्रेस को हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं, लेकिन इसमें छोटे छोटे पार्ट्स होते हैं। तो फर्स्ट वाला पार्ट क्या होता है, और ये क्या होता है, सिंटेक्स एलिमेंट ऑफ यूआरएल, मतलब ये इसी फॉर्म में मिलते हैं, जो जहाँ पर है उसी फॉर्म में मिलते हैं। तो HTTPS क्या है, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल है। मीन्स हमने क्या किया, वेब एड्रेस को कनेक्ट करने की कोशिश की HTTPS से। अगर यही चीज़ है FTP रहता तो इसका मतलब क्या होता है, फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। जब हम फाइल को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो कौन सी प्रोटोकॉल चाहिए होती है, FTP। तो HTTPS की जगह क्या रहती है, FTP रहती। फिर सेकंड समझ में आ गया आपको, फर्स्ट वाला टाइप ऑफ प्रोटोकॉल होता है। सेकंड क्या है, www, ये सब डोमेन है, ये पूरा का पूरा ना डोमेन है, पूरा का पूरा डोमेन है। क्या बोलते हैं उसको, डोमेन। अगर इसी में टाइप आपको पूछ दे तो ये क्या है, ये वाला सब है, सब है, सब डोमेन। तो अगर पूछे सब डोमेन कौन सा है तो www ही होगी सब डोमेन में। और मेन डोमेन या डोमेन बोले तो iexample.com, मतलब ये जो वेबसाइट का अपना यूनिक नेम जो होती है वो हो जाएगा डोमेन। और .com क्या है, किसी कंपनी की डोमेन नेम क्या होती है, ये है ना .com मीन्स कमर्शियल वेबसाइट है। ये किस टाइप की ये कंपनी है उससे पता चलती है। .com कमर्शियल वेबसाइट मीन्स ये बिजनेस वाली वेबसाइट है ना, एजुकेशन से रिलेटेड ही होगी लेकिन बिजनेस वाली होगी, है ना। .edu भी मिलती है तो उससे ये समझ में आता है कि वो एजुकेशन वाली है। .org भी होते हैं, बहुत टाइप के आपका क्या होता है, डोमेन इंडिकेटर, जो कंपनी नेम जिसको बोलते हैं। कंपनी नेम जो होती है ये बहुत टाइप की होती है, edu होती है, org होती है। यूके वाली .uk लिखा रहेगा तो आपको पता चल जाएगा ये यूके की वेबसाइट है। यूएस वाली अलग होती है, ऑस्ट्रेलिया वाली, तो सबके अलग अलग नेम होते हैं, ठीक है। तो ये कंपनी नेम भी आप बोल सकते हो, और ये मेन डोमेन है। अगर कहीं पे आपको दे देगा और बोलेगा कि विच पार्ट इज डोमेन या मेन डोमेन, और आपको पूरा यहाँ से यहाँ दे दिया है, तब आपका ये पूरा ही होगा। अगर आपको आधा दिया है, ये पूरा दे दिया, फिर उसका ये हाफ भी दिया है example.com, तब ये आपका करेक्ट आंसर होगा। ऑप्शंस के हिसाब से आपके आंसर्स होते हैं, है ना। तो 3 और 4 मिलके मेन डोमेन होता है, और 4 क्या है, देखिए ये एक्चुअली नेम होता है किसी भी वेबसाइट का। तो ये क्या है, वेबसाइट का नेम के बाद अगर लग रही है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, सफिक्स। क्या बोलते हैं, सफिक्स। और पहले लग रही है तो ये क्या हो जाएगा, प्रीफिक्स। प्रीफिक्स। तो www क्या है, प्रीफिक्स है। .com क्या है, सफिक्स है। प्रीफिक्स है और ये सब डोमेन भी है। और .com क्या है, डोमेन इंडिकेटर है, मीन्स किस टाइप की वो वेबसाइट है वो पता चलती। उसके बाद ये जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर, मीन्स इस वेबसाइट में हमको कौन सा पेज चाहिए, क्योंकि वेबसाइट के अंदर आप भी जानते हो वेबसाइट क्या है, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस, कलेक्शन ऑफ वेब पेजेस। तो हमें कौन सी पेज चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर की। तो ये क्या हो गया, एक पाथ हो गया, हमने उसको साथ में पाथ भी प्रोवाइड कर दिया कि भाई उस कंपनी में जाओ और उस कंपनी को हमको ये वाला कंटेंट दो, खोज के हम ब्राउजर को बता रहे हैं। देखिए एड्रेस का मतलब भी वही होता है। आप जब अपने घर से, है ना, आप अपने घर से, ये आपका घर की लोकेशन है तो समझ लीजिए आप अपने होम से, है ना, होम से कहाँ जा रहे हो, आपने नानी का घर जा रहे हो। तो नानी का घर आप जब जा रहे हो ग्रैंड मदर के यहाँ, है ना, तो जब आप जा रहे हो इस रास्ते में, आप अगर सपोज फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको पता कैसे चलेगा, मीन्स अलोंग आप फर्स्ट टाइम जा रहे हो तो आपको तो एड्रेस पता होनी चाहिए ना कि कहाँ जाना है, कैसे जानी है। तो आप सबसे पहले, आपके पेरेंट्स आपको क्या बताएंगे कि ये वाला गांव में जाना, ये वाला टाउन में जाना, उसके बाद ऐसे करके जाना। फिर जब आप एक्चुअली लोकेशन में, चलो सपोज अगर आपकी नानी का घर जो है टाउन में ही है ना, टाउन आप पहुंच दोगे, टाउन में तो बहुत सारे घर होते हैं, बहुत सारे बिल्डिंग होता है, आपके सभी आपके नानी का घर है ऐसा तो नहीं है ना। तब आपको क्या करना पड़ेगा, पर्टिकुलर घर की एड्रेस चाहिए होगी, है ना, पर्टिकुलर घर की एड्रेस। तो टाउन में जाके इस जगह पे हमको जाना है। तो वही चीज है, कंपनी के अंदर जाके हमको कौन सा कंटेंट चाहिए, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर। आप इस बिल्डिंग में, आप इस बिल्डिंग में तो आ गए, चलो ये वाली बिल्डिंग, उस बिल्डिंग में भी कौन सा नंबर है, हाउस नंबर, उसमें जाना है। तो वही बात है, ये हमको पाथ मिल गया, पाथ में भी हमको किसके पास जाना, UPSC CSC। तो ये क्या हो गया, एंकर हो गया, इसको क्या बोलते हैं, एंकर, लास्ट वाले को।
तो एंकर के पास हमको जाना, यूपीसी सीएससी, तो वही हो गया ना। आपने टाउन आए, टाउन पहुंचने के बाद आपने उस बिल्डिंग को सर्च किया, बिल्डिंग आपको जैसे मिली, उस बिल्डिंग में जब आप गए तो उसमें देखिए कि उसमें 10 हाउसेस हैं, 10 हाउसेस में आपकी नानी का कौन सा हाउस है, आप उसके अंदर गए हो। आपको प्रॉपर एड्रेस मिले, और नहीं एड्रेस मिलेगा तो आप कैसे करोगे? वही चीज़ें जैसे हम लोग ब्राउजर में करते हैं, चीज़ को सर्च करते हैं, क्लिक करते हैं, अपना टाइम वेस्ट कर रहे होते हैं, है ना। एक तो वही बात है। तो ये पूरे को हम लोग क्या बोलते हैं, यूआरएल बोलते हैं। और ये अलग अलग पार्ट्स है जो मैंने आप लोग को बता दिया। फर्स्ट वाला पार्ट को क्या है, टाइप ऑफ प्रोटोकॉल बोलते हैं। सेकंड www क्या है, सब डोमेन है, जिसको प्रीफिक्स भी बोला जाता है। www मेन डोमेन या डोमेन 3+4 मीन्स एक्चुअल वेबसाइट नेम जो होती है, वेबसाइट नेम होती है, उससे प्लस कंपनी का नेम, है ना। जब आप वेबसाइट को रजिस्टर्ड करते हो तब आपकी किस टाइप की वेबसाइट है उसके अकॉर्डिंग आपको क्या मिलता है, कंपनी का नेम उसमें ऐड करना। जैसे लाइक आपका ईमेल आईडी जो है, ईमेल आईडी में भी हमारा क्या रहता है, @gmail.com। ये क्या है, कंपनी का नेम ही तो है। अगर @yahoo.com ये क्या है, याहू कंपनी है, ये जीमेल की है, जीमेल तो गूगल की है, ये याहू की है। तो उस टाइप का बहुत सारा ईमेल भी तो होता है। ईमेल का जो लास्ट वाला पार्ट है क्या है, कंपनी का नेम है। फर्स्ट वाला नेम क्या है, यूजर का नेम है। अरे यूजर नेम है, USER यूजर नेम है। अरे इन दोनों को सेपरेट कौन कर रहा होता है, @ सेपरेट कर रही होती है। तो यहाँ पर देखिए मैंने आपको जो है ना एग्जाम्पल में ही ईमेल का सेपरेशन बता दिया। एक यूजर नेम होती है, ये कंपनी नेम होती है, और इन दोनों को डिफरेंस करने का काम कौन करता है, @ क्लियर। तो सेम चीजें यहाँ पर भी है। मेन डोमेन होता है, मेन डोमेन किसको बोलते हैं, जो नेम होती है वेबसाइट नेम प्लस कंपनी नेम, और जो कंपनी नेम उसको डोमेन इंडिकेटर बोलते हैं। उसके बाद अगर आपने पाथ दिया है तो सही है, अगर अपने पाथ नहीं देते हो तो यहीं तक में आप क्या पहुंच जाते हो, उस वेबसाइट के अंदर पहुंच जाते हो, लेकिन एग्जैक्ट लोकेशन में नहीं पहुंचोगे जहाँ पे आपका डेटा है। अगर डेटा चाहिए तो फिर पाथ दे दो, फिर उसके अंदर भी कौन सी जगह पे जानी है तो एंकर दे दो। तो क्लियर हो गए होंगे, आई होप आपको ये क्वेश्चन पूरा ही। कहीं से भी देखिए, मैं इतना डिटेल्स में आपको क्यों बता रही हूँ, ताकि कहीं से भी क्वेश्चन अगर आपको पूछे तो आपको पता होनी चाहिए, है ना। अगर आप बोलोगे कि HTTP तो गलत हो जाएगा, नहीं भाई, फाइल ट्रांसफर के लिए उसको करना है। अगर हम मेल को सेंड कर रहे हैं तो कौन सी ईमेल आईडी, तो मेल को सेंड करने के लिए SMTP, मेल को रिसीव करने के लिए, ये सेंड करने के लिए, है ना। रिसीव करने के लिए हमको क्या चाहिए, POP3 और एक है IMAP। ये 2 प्रोटोकॉल यूज होती है रिसीव करने के लिए, इसलिए मैंने एरो ऐसे बनाया है, ठीक है। तो ये चीज है, जब तो HTTPS नहीं लिखा होगा तो इसका मतलब ये नहीं है कि वो रॉन्ग हो जाएगा। नेक्स्ट, अ ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड व्हाट। ये क्या है ना, ये मेमोरी का क्वेश्चन है। तो मतलब आप कैसे डेटा को सेव करते हो, तो उस चीज की बात है। आप 1 कैरेक्टर कितना लेता है उसकी बात की जा रही है ना। तो ये क्या है, ग्रुप ऑफ 4 बिट्स इज कॉल्ड क्या होता है, निबल होती है। क्या होती है, निबल होती है। देखिए जो 0 या 1 होता है इसको बोलते हैं बीट। क्या बोलते हैं, बीट, जो कि कोई भी कैरेक्टर को स्टोर नहीं करता। उसके बाद आता है आपका निबल। निबल जो कि क्या होता है, 1 निबल इक्वल टू 4 बिट्स होते हैं, इक्वल टू 4 बिट्स होता है। और उसके बाद आता है बाइट, 1 बाइट। तो 1 बाइट इक्वल टू 8 बिट्स होता है, 8 बिट्स होता है। तो जो 8 बिट्स कलेक्शन में 8 बिट्स इज कॉल्ड 1 बाइट। और कहीं कहीं पर इसको वर्ड भी बोली जाती है। क्या बोली जाती है, वर्ड भी बोली जाती है। मतलब एक वर्ड को स्टोर करने के लिए, वर्ड का मतलब यहाँ पे मत समझ लीजिएगा कि मैंने अगर एप्पल लिखी, है ना, एप्पल कितने कैरेक्टर के, 1 2 3 4 5, इसमें 5 कैरेक्टर है। हाँ, एक मैंने अगर लिखा कैट, कैट कितने कैरेक्टर की है, 3 कैरेक्टर्स की, तो सब में 8 बिट्स लगेगी, ऐसा कुछ नहीं है भाई। हाँ, ऐसा कुछ नहीं है, ये समझिए। ये यहाँ पे वर्ड का मतलब है 1 वर्ड मीन्स वो 1 कैरेक्टर को इंडिकेट कर रहा है। ये सी जो है ना, एस की वैल्यू मैं आपको बताऊंगी आगे क्वेश्चंस में जब आएंगे। तो एस की वैल्यू जो होती है वो कितने बिट्स स्टोर करती है, 8 बिट्स में एक कैरेक्टर को, एक कैरेक्टर को। तो सी के लिए 8 बिट्स होगा,
ए के लिए 8 बिट्स होगा और टी के लिए 8 बिट्स, तो यहाँ पे टोटल 8 इंटू 3 कीजिए, मीन्स 24 बिट्स इस कैट को स्टोर करने के लिए हमको चाहिए। अगर हमको बाइट की बात करें तो 8 बिट्स इक्वल टू कितना होता है, 1 बाइट होती है। तो 1 बाइट, यहाँ पे 1 बाइट, यहाँ पे 1 बाइट, तीनों को ऐड कर दीजिए, मीन्स 3 बाइट। जितना कैरेक्टर उतनी बाइट। तो इस 24 बिट्स इक्वल टू 3 बाइट्स। ठीक है, समझ में आ गया। तो वर्ड का मतलब ये मत समझिएगा कि एप्पल में भी 8 बिट्स ही लगेगा, है 8 बिट्स लगेगा, और कैट में भी 8 बिट्स ही लगेंगे। आपको पूछ सकता है ना, नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन अगर आपको देना होगा, एक वर्ड दे देगा और बोलेगा ये कितने बाइट को ऑक्यूपाई करता है, कितने बाइट की रिक्वायरमेंट से इस डेटा को स्टोर करने के लिए, ये भी पूछ सकता है। तो आप क्या करोगे, आप इजीली बता दोगे ना कि आपको पता चल गया कि 1 कैरेक्टर इक्वल टू क्या होता है, 1 बाइट होती है, या फिर 1 कैरेक्टर इक्वल टू कितनी होती है, 8 बिट्स होती है। अगर बाइट में भी पूछा है तब भी आप आंसर कर सकते हो, 8 बिट्स में भी दिया है तब भी आप आंसर कर सकते हो। क्लियर। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निबल। देखिए, है ना, ये मैंने पूरा मेजरमेंट यूनिट्स ऑफ डिजिटल डेटा ये मैंने बता दिया है। तो यहाँ पर देखिए 1 निबल इक्वल टू 4 बिट, तो 2 निबल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 8 बिट्स हो जाएगा। तो आपको ये भी क्वेश्चन बन सकता है, 2 निबल इक्वल टू हाउ मच। तो 1 निबल इक्वल टू आपको पता ही है कितना है, 4 बिट्स। तो 2 निबल इक्वल टू कितना हो जाएगा, 4 इंटू 2 इक्वल टू 8 बिट्स हो जाएंगे, 8 बिट्स हो जाएंगे। अब एक वर्ड दिया, ये वर्ड दिया, और आपको पूछ रहा है इस एप्पल में हाउ मेनी निबल्स इज रिक्वायर्ड, हाउ मेनी निबल्स, ये आपको निबल में क्वेश्चन पूछा। अब बाइट बोलेगा तो इजी हो गया, बाइट होने से कितना हो जाएगा, 1 2 3 4 5 बाइट, क्योंकि ईच कैरेक्टर इक्वल टू 1 बाइट, तो 5 बाइट हो जाएगा। कैपिटल बी से आप इंडिकेट कर सकते हो बाइट को। और बीट्स अगर बोला तो आपको पता है 1 कैरेक्टर इक्वल टू 8 बिट्स होती है, 8 बिट्स होती है, तो 5 कैरेक्टर है, तो 8 इंटू 5 कितने हो जाएंगे, 40 बिट्स हो जाएगा, 40 बिट्स हो गया। अब निबल जब बोलेगा तो आप क्या करोगे, क्योंकि 1 कैरेक्टर कितना लेता है, 1 कैरेक्टर कितना लेता है, 8 बिट्स लेती है, और 1 निबल इक्वल टू कितनी होती है, 4 बिट्स होती है। तो यहाँ पे एक कैरेक्टर के लिए हमको कितनी निबल चाहिए होती है, 1 कैरेक्टर इक्वल टू 2 निबल चाहिए होती है, 1 कैरेक्टर इक्वल टू 2 निबल। तो हाउ मेनी कैरेक्टर्स इज गिवन, 5 कैरेक्टर्स। तो 5 कैरेक्टर्स के लिए कितनी चाहिए होगी हमें निबल, 5 इंटू 2 इक्वल टू 10 निबल्स। कितनी निबल्स चाहिए होगी, 10 निबल्स। अब समझ में आया। तो अगर बाइट में हुआ तो 5 बाइट, बिट्स में हुआ तो 40 बिट्स, और निबल में हुआ तो 10 निबल्स। क्लियर। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज यूज्ड फॉर सेंडिंग इलेक्ट्रॉनिक मेल। आप जब ईमेल को सेंड करते हैं तो किस टाइप का प्रोटोकॉल को आप यूज करते हैं, है ना। अभी जस्ट मैंने क्वेश्चन नंबर 1 में आप लोगों को बताया है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल, सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, बेसिक मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। देखिए बेसिक मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ऐसा कुछ होती नहीं है, मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल भी ऐसा कुछ नहीं होता है। सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल ये इसका करेक्ट आंसर होगा। जब आप सेंड करते हैं ईमेल को तब हम लोग इस ईमेल को यूज करते हैं, और पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल जब हम ईमेल को रिसीव करते हैं तब हम पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल यूज करते हैं। तो यहाँ पे सेंडिंग ईमेल बोली है तो इसीलिए ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। अभी देखते हैं, देखिए ये सेंडर है, जो सेंड कर रहा है ये रिसीवर है। तो सेंडर किसके थ्रू भेजता है ईमेल को, MTA मेल ट्रांसफर एजेंट, मेल ट्रांसफर एजेंट के थ्रू ये भेजता है, यूज बाय मेल ट्रांसफर एजेंट। और कौन सी प्रोटोकॉल को यूज करता है, SMTP। और ये किस साइड में होता है, सेंडर के साइड में होता है। देखिए सेंडर अपना ईमेल को, सेंडर मेल सर्विस है यहाँ पे, है ना, ये अपना ईमेल को सेंड कर रहा है किसके थ्रू, आप विदाउट इंटरनेट तो आप यूज नहीं कर सकते, है ना, आप भेज रहे हो। तो यहाँ पे कौन सी प्रोटोकॉल यूज हो रही है, SMTP प्रोटोकॉल यूज हो रही है। अब जब ये रिसीवर के पास जाएगा तो इसके पास 2 प्रोटोकॉल है, POP3 अदरवाइज IMEL। क्या है, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3 वर्जन 3 होती है। इसका मतलब ये रिसीवर साइड में है, इसलिए ये मैंने पिक्चर लिए रिसीवर के साइड में। रिसीव देखिए वो एक्सेस कर रहा है, तो जब मेल को एक्सेस हम कर रहे हैं, मान लीजिए कोई रिसीवर नहीं है, आपको बोल रहा है यू आर एक्सेसिंग द ईमेल, एक्सेसिंग वर्ड भी जहाँ यूज किया
देन विच प्रोटोकॉल यू आर यूजिंग, तो क्या हो जाएगा POP3 अदरवाइज IMAP। IMAP कहाँ होती है, लोकल सर्वर में होती है ना। आप लोकल सर्वर से एक्सेस कर सकते हो ईमेल को, और ये रिसीवर साइड में होती है। फुल फॉर्म आप देख लीजिए, इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, यहाँ पे क्या दिया, आधार दिया है मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। इसमें मैं क्या बोलिए आपको, ये गलत है, ऐसी कोई प्रोटोकॉल नहीं होती है, MAP नहीं होती है, IMAP होती है, मैसेज इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल। और ये लोकल सर्वर से ईमेल को एक्सेस करने में हेल्प करता है। POP3 क्या है, पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल वर्जन 3, ये आपके फुल फॉर्म हो गया। ये भी कहा जाता है रिसीवर साइड में रहता है। इसका बेनिफिट क्या है, अगर आपने एक बार अपने ईमेल को क्या कर लिया, डाउनलोड कर लिया, डाउनलोड एक बार जहां आपने ईमेल को डाउनलोड कर लिया, तो डाउनलोड करने के बाद में अगर आपने कनेक्शन को कट कर दिया, अपने इंटरनेट कनेक्शन को, तो उसके बाद जब कभी भी आप चाहें तो उसको आप रीड कर सकते हैं, आपको इंटरनेट की रिक्वायरमेंट नहीं है। तो ये बेनिफिट्स है POP3 में। क्वेश्चन नंबर 4, hypertext pages that are mixed with other media like graphics, audio, video, etc. are called। जो hypertext पेज है, पहले तो आप समझिए hypertext होती क्या है। hypertext, दूसरी क्या है, hyperlink भी होती है एक, hyperlink होती है, और एक होती है hypermedia। तो जब आप hypertext टेक्स्ट का मतलब क्या, वर्ड है। वर्ड में अगर आपने लिंक को ऐड कर दिया, क्या ऐड कर दिया, वर्ड प्लस लिंक कर दिया, तो आपका ये क्या बन जाता है, हाइपरटेक्स्ट। वर्ड में अगर हमने लिंक का मतलब क्या होता है, वेब एड्रेस। लिंक का मतलब क्या होता है, वेब एड्रेस। इस वेब एड्रेस को ऐड कर दिया उसी वर्ड में, तो क्या बन जाएगा, हाइपरटेक्स्ट। तो यहाँ पे हाइपरटेक्स्ट के साथ क्या बोलता है, यहाँ पे मैंने वर्ड बोला है, इसी हाइपरटेक्स्ट के साथ अदर मीडिया जैसे ग्राफिक्स ये वो ऐड कर दिए, मीडिया बोला है, तो हाइपरटेक्स्ट प्लस मीडिया, तो क्या हो जाएगा, हाइपर मीडिया। क्या हो जाएगा, हाइपर मीडिया। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ये क्या बोला, मल्टीमीडिया। हाइपर लिंक्स नहीं होते, हाइपर लिंक होती है। हाइपर मीडिया, हाइपर लिंकर भी नहीं होती, हाइपर लिंक होती है ना। तो ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। चलिए इसको एग्जांपल के थ्रू समझते हैं। देखिए ये क्या है, हाइपरटेक्स्ट वर्ड प्लस हाइपरलिंक। और ये हाइपरलिंक को आप कैसे पहचानेंगे, जो ब्लू कलर में होती है। देखिए बाय डिफॉल्ट ये जैसे ये एक वर्ड है, इसको जैसे ही आप क्लिक करोगे आपको क्या हो जाएगा, ये अनदर पेज में लेके चला जाएगा। अनदर पेज में मीन्स यहाँ पे लिंक दिया गया है, वो एक एड्रेस दी गई है कि अनदर लोकेशन पे आप जा सकते हो वेब पेज में, जहाँ पे इसके बारे में डिटेल्स बताई गई है। तो व्हाट दैट पॉइंट टू अनदर लोकेशन, इसको बोलते हैं हाइपर लिंक। जो लिंक होती है उसको बोलते हैं हाइपर लिंक। और ये लिंक के साथ वर्ड है तो क्या हो जाएगा, हाइपर टेक्स्ट। और इसी वर्ड में अगर हमने नॉन लीनियर इन्फॉर्मेशन मीन्स एक लाइन में नहीं होती है। लीनियर का मतलब एक लाइन होती है, नॉन लीनियर मीन्स किसी भी अनसन इधर उधर कहीं भी है ना। जैसे यहाँ पर देखिए आप म्यूजिक है, यहाँ पर वीडियो है, मतलब कोई उसका परफेक्ट लोकेशन नहीं है, वो किसी भी डायरेक्शन में हो सकता है। यहाँ पर डॉक्यूमेंट इधर भी है, इधर भी है। तो क्या है, ये हाइपर मीडिया का एग्जाम्पल है। और इसी हाइपर मीडिया में अगर हमने लिंक को ऐड कर दिए, किसको, लिंक को ऐड कर दिया, तो क्या बन जाएगा आपका, तो ये क्या है, एक्सटेंशन ऑफ हाइपरटेक्स्ट। ये हाइपरटेक्स्ट का एक्सटेंशन मोड है, और जो कि क्या करता है, कलेक्शन ऑफ नॉन लीनियर इंफॉर्मेशन, है ना। तो टेक्स्ट के साथ में हमने क्या किया, ऑडियो वीडियो ये सारे मीडिया को जब हमने ऐड कर दिया तब वो क्या बन जाता है, हाइपर मीडिया। क्लियर। चलिए नेक्स्ट, इन विच टोपोलॉजी इज ईच कंप्यूटर कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर। ईच कंप्यूटर मीन्स एक कंप्यूटर जो है आपका कनेक्टेड है किसी और सबके साथ वो कनेक्टेड है ना। देखिए 1 2 के साथ भी कनेक्टेड है, 1 3 के साथ भी कनेक्टेड है, 1 4 के साथ भी कनेक्टेड है। 2 का 1 के साथ कनेक्शन हो गया, 2 का 3 के साथ भी होगा, 3 का 4 के साथ भी होगा, 2 का 4 के साथ भी होगा, 3 का 1 के साथ होगा, 2 के साथ हुआ, 1 के साथ हो गया, 4 के साथ हो गया, 4 का 1 के साथ, 2 के साथ, 3 के साथ हो गया। तो सबका सबके साथ लिंक है, मतलब इंडिविजुअल। अगर आप लोग 5 फ्रेंड्स हैं, कितने फ्रेंड्स हैं,
5 फ्रेंड्स हैं और 5 फ्रेंड्स का होम कहीं पर भी हो, है ना, ऐसे ऐसे कहीं पर भी हो, आप क्या किए हो, सबके लिए ना अलग अलग पाथ ढूंढे हो ऐसे करके, है कि भाई हम जब जाएंगे तो सबके लिए अलग अलग जगह से जाएंगे, एक दूसरे को लेते हुए। जैसे फोन पे आजकल जब हम फोन में बात करते हैं तो हम क्या करते हैं, डायरेक्ट ही उसको हम जिससे हमको बात करनी होती है डायरेक्ट हम कम्युनिकेट करते हैं ना। तो ये इस टाइप का बेस्ट टोपोलॉजी का ही एग्जाम्पल आप बोल सकते हैं फोन का कॉलिंग को, ठीक है, जिससे बात करें उसी को हम डायरेक्ट फोन कर दे रहे हैं। और एक होती है थर्ड मीडिएटर जो इन्वॉल्व रहता है, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ेंगे। तो ये किस टाइप की होती है, ये मेश टोपोलॉजी है। रिंग में क्या होता है, रिंग में जो होती है आप समझ लीजिए ये एक बैंगल है और यहाँ पर सिस्टम है, इसमें भी सिस्टम है, इसमें भी सिस्टम, एक कॉमन वायर है और उस कॉमन वायर को ऐसे करके तोड़ा गया है। तो आप यहाँ पे तो आप देख सकते हो एक हाउस है, एक हाउस का दो ही पड़ोसी हो सकते हैं, 2 ही नेबर्स, एक आपका लेफ्ट साइड, ये आपका लेफ्ट साइड और एक आपका राइट साइड, ये हो सकती है। तो लेफ्ट साइड राइट साइड 2 है, सपोज 3 है, 4 है, 5 है। तो 1 का नेबर कौन हो गया, 2 एंड 5, 2 का नेबर कौन हो गया, 1 एंड 3। समझ में आ गया। तो मतलब रिंग टोपोलॉजी में वो 2 ही नेबर्स को डायरेक्ट कम्युनिकेट कर सकता है। अगर आपको 3 के पास आना है या तो 1 से 2 के पास है, फिर 2 से 3, या फिर 1 से 5 के पास है, या फिर 4 के पास जाए, फिर 3 के पास, मतलब उसके पास 2 टाइप के रूट हैं, ठीक है। तो ये हो गया रिंग टोपोलॉजी। बस टोपोलॉजी एक लोकल कॉमन वायर होती है और ये लीनियर में होती है और ऐसे करके आपके सारे सिस्टम्स कनेक्टेड रहते हैं, इसको बोलते हैं बस टोपोलॉजी। इसमें बहुत ही चीपेस्ट होता है, बट आपका जो डेटा है ये आपके ऐसे ही फ्लो होते हैं कॉमन वाले। स्टार टोपोलॉजी यहाँ पे थर्ड पार्टी भी है। थर्ड पार्टी इन द सेंस क्या है, यहाँ पर सिस्टम से सपोज ये 4 सिस्टम्स है, आज 4 सिस्टम्स कनेक्ट करने वाला मेन होता है, ये कौन होती है, सर्वर होती है, ठीक है। तो अगर ये 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, ये चलो 5 नाम दे देते। तो अगर 2 के साथ उसको कम्युनिकेट करनी है, किसको, 1 को, तो डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकता। 1 क्या करेगा, 5 को बोलेगा कि मुझे 2 को ये डेटा भेजनी है, तो 1 5 को पहले सेंड करेगा, फिर उसका 5 इसको सेंड करेगा। तो यहाँ पे थर्ड पार्टी है। आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि जैसे आप एक स्टूडेंट हैं और एक स्टूडेंट को अगर अपने प्रिंसिपल से बात करनी है प्रिंसिपल से बात करनी है, तब आप कैसे डायरेक्ट कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। तो यहाँ पर क्या होता है, एक स्टाफ होती है प्रिंसिपल के पास हमेशा। इस स्टाफ का क्या काम होता है, वो क्या करेगा, स्टाफ को बोलेगा कि भाई मेरे को प्रिंसिपल से बात करनी है। अब ये स्टाफ जाके देखेगा कि प्रिंसिपल खाली है या फिर बिजी है। अगर बिजी है तो फिर नहीं बोलेगा वेट करो, अगर फ्री है तो जाकर के फिर वो बोलेगा कि एक बच्चा आया आपसे मिलने के लिए, वो अगर परमिशन देंगे तभी आप जाके मिल सकते, फिर आपको आके। तो मतलब थर्ड पार्टी के थ्रू मेरी काम हो रही है। तो ये क्या हो गया, स्टार टोपोलॉजी। तो यहाँ पे केवल इस कंप्यूटर कनेक्टेड टू एवरी अदर कंप्यूटर, मतलब हर एक कंप्यूटर आपके हर एक दूसरे के साथ कनेक्टेड है। तो ये कौन सी टोपोलॉजी हो गई, मेश टोपोलॉजी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द प्रोसेस ऑफ कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल इनटू एनालॉग सिग्नल। देखिए जब हम इंटरनेट पे, कहाँ पर, इंटरनेट पे हम जब डेटा को ट्रांसफर कर रहे होते हैं तो वहाँ पर कौन सी टोपोलॉजी का यूज़ करते हैं, टोपोलॉजी पर कौन सी डिवाइस यूज़ करते हैं हम लोग, उसमें डिवाइस यूज़ करते हैं मॉडर्न, स्विच हो गया, और क्या होती है, मॉडर्न है, स्विच है, और भी होती है, यहाँ पे और भी डिवाइसेस होती हैं, अभी मैं भूल जा रही हूँ, उसका नेम याद आ जाए तो मैं बता दूँ, ठीक है। मॉडर्न सबसे पहले तो मॉडर्न इंटरनेट के साथ कनेक्टेड होती है, मतलब कंपनी वाले हमें मॉडर्न लेके जाते हैं, और इस मॉडर्न से स्विच कनेक्टेड होती है, ठीक है। तो चलिए इसको एग्जाम्पल के थ्रू ही ज़्यादा समझते हैं। यहाँ पर देखिए, तो फुल फॉर्म मॉडर्न की क्या है, मॉड्यूलेटर, डी मॉड्यूलेटर, ये कन्वर्शन का काम करता है। मॉड्यूलेटर क्या होता है, डिजिटल सिग्नल को एनालॉग सिग्नल में कन्वर्ट करने का काम करता है। डी टू ए, डिजिटल टू एनालॉग। डी मॉड्यूलेटर क्या करता है, एनालॉग टू डिजिटल, ये कन्वर्ट करने का काम करता है। ऐसे अगर मॉड्यूलेटर की मॉडर्न की वैरायटीज बोलें तो ये 2 टाइप्स की होती है, इंटरनल मॉडर्न, एक्सटर्नल मॉडर्न। इंटरनल मॉडर्न कहाँ होती है,
ये सिस्टम के अंदर होती है, ठीक है। एक्सटर्नल मॉडम ये इस टाइप की होती है जो कंपनी वाले हमें लगा के देते हैं, जो भी कंपनी की आप खरीदते हैं इंटरनेट कनेक्शन, तो वो लोग आपको लगा के देते हैं मॉडम, ठीक है। ये चीज़ है। तो यहाँ पे क्या है आप समझिए, आप यहाँ पे एनालॉग एंड डिजिटल की बात हो रही है, तो मॉड्यूलेटर की साइड होती है, सेंडर की साइड होती है। मॉड्यूलेटर की साइड होती है, सेंडर की साइड होती है, जो कि डिजिटल डेटा को या डिजिटल डेटा बोलिए, सिग्नल्स बोलिए, उसको कन्वर्ट करने का काम करता है किसमें, एनालॉग में, है ना, उसको बोलते हैं मॉड्यूलेटर। तो यहाँ पे हमें वही बोला है, कन्वर्टिंग डिजिटल सिग्नल्स इनटू एनालॉग। डिजिटल को एनालॉग में कन्वर्ट करने वाले क्या होता है, मॉड्यूलेटर। ये सेंडर के साइड में रहती है, मतलब जब आप डेटा को सेंड कर रहे होते हो ना मॉडम के थ्रू पे, तो दोनों साइड में मॉडम होती है, सेंडर के साइड में भी होती है, रिसीवर के साइड में भी होती है, ठीक है। तो सेंडर के साइड में ये देखो टेलीफोन लाइन दिखाया है आपको, है ना। तो आजकल लोग कौन सी केबल देता है, फाइबर ऑप्टिक केबल देता है, ताकि फास्ट आपका स्पीड में डेटा ट्रांसफर हो। तो जब आप यहाँ से सेंड कर रहे हो तो डिजिटल टू एनालॉग में देखो ये डिजिटल डेटा है, डिजिटल सिग्नल से, इसका देखो फिक्स लेंथ होती है ना, ये देखिए ये फिक्स लेंथ में ही होती है। तो डिजिटल टू एनालॉग में कन्वर्ट करके, ताकि कोई और उस डेटा को हैक न कर पाए, मॉड्यूलेशन करके यहाँ पे भेजता है। ऐसे करके ये रूट में जब भी जाता है तो आपके सिस्टम से जैसे ही निकलता है तो एनालॉग में कन्वर्ट हो जाती है। एनालॉग में कन्वर्ट हो तो वेव के लेंथ में है, तो कोई पकड़ ही नहीं सकती है। अब उसके बाद जब उसको रिसीवर को मिलेगा, यहाँ पे तो मॉड्यूलेशन होके चला गया, है ना। मॉड्यूलेशन होके जब चला जाता है और इधर क्या होता है, डीमॉड्यूलेशन बन जाता है। और डीमॉड्यूलेशन का काम क्या है, देखिए एनालॉग, ये जो एनालॉग सिग्नल है, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करना डीमॉड्यूलेशन का काम होता है। देखिए डिजिटल सिग्नल या डिजिटल डेटा बोलने, देखिए ये जो डेटा है जो मैंने लिखा इंग्लिश में लिखी हुई है, तो ये आपको समझ में आ रही है। अगर मैं इस टाइप का वेवलेंथ में लिखूं, इस टाइप का सिग्नल्स में मैं अगर आपको दूं मैसेज, तो क्या आपको समझ आएगा, आप बोले ये क्या भेज दी है, ये क्या बता रही है ना, आपको समझ ही नहीं आएगा क्योंकि आप उस लैंग्वेज को नहीं जानते हो। तो ये मशीन कोडिंग है। तो यही वजह है कि जैसे वो रिसीवर साइड पहुंचता है तो उस डेटा को क्या कर देता है, कन्वर्ट कर देता है। कन्वर्ट करने का काम कौन करता है, मॉडर्न करता है। तो एक मॉडर्न के अंदर क्या होती है, टू टाइप्स होती है, वो मॉड्यूलेटर भी होता है, डीमॉड्यूलेटर भी होता है। जैसे ही वो डेटा को रिसीव करता है तो क्या करेगा, एनालॉग को डिजिटल में कन्वर्ट करके तब आपके सिस्टम को भेजता है। और अगर वो सेंड करता है तब क्या करेगा, डिजिटल टू एनालॉग, मतलब यहाँ पे मॉड्यूलेटर का काम कर रहा है ना, एमओ काम कर रहा है मॉड्यूलेटर। और जब रिसीव करता है तो क्या काम करता है, डीईएम, डीमॉड्यूलेटर। क्लियर हो गया। और अगर आप सिस्टम की बात करें तो ये एक्सटर्नल मॉडम जो आप यहाँ पर भी देख रहे हैं, एक्सटर्नल मॉडम लगी हुई है, और आपके सिस्टम के अंदर जो होती है उसको बोलते हैं इंटरनल मॉडम, जो कि फिक्स्ड होता है। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ वाईफाई। देखिए एक आपको पता है क्या होती है, वाईफाई, है ना, वायरलेस फिडेलिटी। उसी टाइप का वाईफाई, लाइट फिडेलिटी, ये वाईफाई का एक्सटेंडेड वर्जन आप बोल सकते हो। लाइट से ही आपको समझ में आना चाहिए। आप बल्ब से भी आप उसको क्या कर सकते हो, इंटरनेट कनेक्शन कर सकते हो, है ना, बल्ब के थ्रू। तो वही चीज़ है, फुल फॉर्म मैंने आपको बता दिया, लाइट फिडेलिटी। एलईडी फिडेलिटी बिल्कुल नहीं, लाइन फिडेलिटी ये भी नहीं, लिंक फिडेलिटी ये भी नहीं। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। यहाँ पे देखिए वाईफाई क्या है, वायरलेस कम्युनिकेशन टेक्नोलॉजी है विच यूटिलाइज लाइट, जो लाइट को यूटिलाइज किया जा रहा है किसके लिए, ट्रांसमिट द डेटा एंड पोजिशन बिटवीन डिवाइसेस। आप डेटा को ट्रांसमिट करने का काम कर रहे हो डिवाइस के अंदर। देखिए ये लाइट लगी है ना एलईडी, ये एलईडी लाइट से ही आप कर सकते हो, इंटरनेट को भी आप यूज कर सकते हो। देखिए ये सारे सिस्टम में जा रहा है, इसमें भी जा रही है, इसमें भी जा रही है, इधर भी जा रही है, इधर भी जा रही है। देखो प्रिंटर है, कंप्यूटर है, पीडीए ये अपना यूज कर रही है, हाँ ये क्लॉक में भी जा रहा है, मतलब सब कुछ आप यूज कर सकते हो एलईडी वाईफाई के थ्रू। वाईफाई जनरेट करनी पड़ती है। आप उसकी छोटी सी वीडियो आप देख सकते हो यूट्यूब में, वाईफाई क्या होता है आपको पता चल जाएगा। आप इवन आप एक्सपेरिमेंट भी कर सकते हो एलईडी लाइट के साथ में। आपको सोलर लाइट, बैटरी मीन्स सेल की जरूरत पड़ेगी, बैटरी की जरूरत पड़ेगी, उसको आप एलईडी लाइट के साथ कनेक्ट करोगे, फिर आप देखोगे जहाँ जहाँ उसकी रेस पड़ेगी इस लाइट की, वैसे वैसे आपकी वर्क करेगी, आपका डेटा ट्रांसफर होगा। तो वो चीज़ है, वाईफाई इज अ लाइट कम्युनिकेशन सिस्टम दैट इज कैपेबल ऑफ ट्रांसमिटिंग डेटा एट हाई स्पीड। डेटा को ट्रांसफर करता है हाई स्पीड में ओवर द विजिबल लाइट, अल्ट्रावायलेट एंड इंफ्रारेड स्पेक्ट्रम।
ठीक है। तो ये लाइट के थ्रू, अल्ट्रावायलेट के थ्रू एंड इंफ्रारेड के थ्रू क्या करता है, आपके डेटा को ट्रांसफर करता है हाई स्पीड में, और ये बहुत ही सिक्योर होती है। वाईफाई में क्या होता है कि डेटा जब जा रहा होता है तो कोई हमें हैक कर सकता है, लेकिन इस पे हैक करने वाली कोई चांस ही नहीं है। तो आप इसको, आप एज अ बॉय हैं तो मैं बोलूँगी एक बार आप उसको ज़रूर कीजिए। और ये इलेक्ट्रिकल वाले शॉप से आपको छोटे छोटे एलईडी बल्ब मिलते हैं, वो भी आप ले करके एक बार आप जो है ना लाइटिंग करके आप देख सकते हो किसी भी डिवाइस को कनेक्ट करके। चलिए नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग नेटवर्क इज यूज्ड फॉर कनेक्टिंग कंप्यूटर इन स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। देखिए बोलता है कि आप कनेक्ट कर रहे हो कंप्यूटर्स को स्मॉल ज्योग्राफिकल एरिया। तो यहाँ पे जो देखिए ऐसे में क्या करना पड़ेगा, आपको ऑप्शन के थ्रू जाना पड़ेगा। लैन है, वैन है, वैन है, वैन है। देखिए वैन तो कुछ होती नहीं है, लैन, वैन एंड वैन होती है। तो सबसे स्मॉलेस्ट जो ज्योग्राफिकल एरिया होती है वो लैन की होती है। किसकी होती है? लैन की होती है। और लैन के बाद कौन आता है? आपका मैन आता है, मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। इसके बाद कौन आता है? वैन। वैन सबसे बड़ी होती है, ठीक है। और लैन से भी छोटा कौन होता है? पैन, पर्सनल एरिया नेटवर्क। पर्सनल एरिया नेटवर्क सबसे छोटा होता है, इसलिए मैं बोली अगर यहाँ पे पैन एक ऑप्शन में होता तो पैन इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। और लैन के बाद और एक आती है यहाँ पे कैंपस एरिया नेटवर्क, CAN, कैंपस एरिया नेटवर्क, है ना। तब आता है फिर मैन, मेट्रोपॉलिटन, एक सिटी को कवर करता है। पैन एक रूम को, वन रूम को कवर की जाती है। ब्लूटूथ के थ्रू आप उसको कनेक्ट कर सकते हो। लैन 0 to 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर इसका मैक्सिमम डिस्टेंस है। कितने किलोमीटर? 1 किलोमीटर। ये कैंपस को, ये मैन क्या करता है? एक सिटी को कवर करती है, और सिटी से जहां बाहर हो गया तो वैन ही आपका करेगा। तो सबसे हाईएस्ट जो ज्योग्राफिकल एरिया को, या सबसे लार्जेस्ट ज्योग्राफिकल एरिया को जो यूज करता है कौन है? वैन है। और स्मॉलेस्ट पैन है, और पैन ऑप्शन में नहीं है तो क्या हो जाएगा? लैन, लोकल एरिया नेटवर्क। देखिए ये है और इसमें से कनेक्टेड है। यहाँ पे हमने कौन सी टोपोलॉजी का यूज किया है? बस टोपोलॉजी यूज कर रहे हैं। देखिए कॉमन है, और इसी कॉमन एक वायर है, और उसी कॉमन वायर में हमने डेस्कटॉप यूज कर रहे हैं। ये लैपटॉप है, ये भी डेस्कटॉप है, इधर डेस्कटॉप है, इधर डेस्कटॉप है, और ये क्या है? आपका प्रिंटर है, हाँ? ये UPS है। तो आप उसको यूज कर रहे हो, क्लियर है ना। आप उसको यूज कर रहे हो कॉमन पे, तो यहाँ से डेटा जाएगा। उसके बाद अगर उसको प्रिंटर आपने प्रिंट दी तो यहाँ पे आकर के प्रिंट करेगा। तो रेंज क्या होती है लैन की? 1 किलोमीटर अप टू 1 किलोमीटर। डेटा ट्रांसफर रेट, इसी वजह से जब 1 किलोमीटर का डिस्टेंस होती है इसलिए इसमें डेटा बहुत हाईएस्ट होती है। 10 to 1000 Mbps। देखिए स्मॉल बी है, बी का मतलब बिट्स होती है ना। बी का मतलब बिट। अगर कैपिटल बी दिया जाए तो वो क्या हो जाएगा? बाइट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? बाइट। तो मेगा बिट्स पर सेकेंड, इतनी रेंज है। कैसे आप कनेक्ट कर सकते हो? वायर के साथ, जैसे वायर से कनेक्टेड है। इथरनेट केबल के साथ भी कनेक्ट कर सकते हो, वाईफाई और ऑप्टिक फायर केबल के साथ। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हाट इज द डेसिमल वैल्यू ऑफ द कैरेक्टर A इन ASCII। जब हम डेटा को कन्वर्ट कर रहे होते हैं तब हम जो है ये ASCII कोड की यूज करते हैं। एक होता है ASCII, दूसरी होती है EBCDIC। ये दो होती है। ASCII ही हम ज़्यादा यूज़ करते हैं। पहले ये 7 बिट्स को यूज़ करता था 1 कैरेक्टर को स्टोर करने में। 1 कैरेक्टर को स्टोर करने में कितना बिट्स यूज़ करता था? 7 बिट्स। अब जितने भी सिस्टम है वो 1 कैरेक्टर इक्वल टू कितना लेता है? 8 बिट्स लेती है। अब 7 बिट्स हट गया है ना, 8 बिट्स जो मैंने आपको बताया है ये, है ना। तो अब हमको ये जानना है कि कैपिटल A का डेसिमल वैल्यू क्या होता है। तो चलिए आपको मैं यहाँ पे दी हूँ, ये कीबोर्ड्स की जितनी भी है ना, ये डेसिमल में ये वैल्यू होती है, हेक्साडेसिमल में ये होती है, और ये हमारे कैरेक्टर है। तो आप देखिए ये कैपिटल A का डेसिमल वैल्यू कितना है? 65। हेक्साडेसिमल वैल्यू कितना है? 41, ठीक है। और स्मॉल ए का कितना होता है डेसिमल वैल्यू? 97। आज तक जितने भी क्वेश्चंस आए हैं ASCII का डेसिमल वैल्यू ही पूछा गया है। अभी तक जो है ना आपको ये नहीं पूछा है, हेक्साडेसिमल वैल्यू नहीं पूछा है। अच्छा ये जब अगर हमको बोले कि बाइनरी में कन्वर्ट कर दो तब भी हम लोग कर सकते हैं ना। कैसे कर सकते हैं? देखिए यहाँ पे 2 का पावर 0 का मतलब 1 होता है, 2 का पावर 1 का मतलब 2 होता है, 2 का पावर 2 मीन्स 4 होती है, 2 का पावर 3 मीन्स 8 होती है, 4 to 8।
then 2 का पावर 4 16, 2 का पावर 5 32 and 2 का पावर 6 32 2 जा 64 है ना। अगर जब हमको 65 बोले तो ये 64 प्लस 1 करेंगे तो 65 आएगा, और इनके बीच में कितने बिट्स हैं 1 2 3 4 5 6 7 बिट्स में मेरा हो रहा है। तो एक बिट हम क्या करेंगे, देखो अब 8 बिट्स अगर आपको कन्वर्ट करना है तो 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। ये 8 बिट्स जो है, तो 8 बिट्स में सबसे पहले तो यहाँ पे हम लोग 1 डालेंगे। जो भी आप बीट को यूज करते हो आप यहाँ पे लिखो फर्स्ट डिजिट, सेकेंड डिजिट, थर्ड डिजिट, फोर्थ डिजिट, 5 डिजिट, 6 डिजिट, 7 डिजिट, 8 डिजिट। तो 8 डिजिट में तो कुछ है ही नहीं, तो 8 डिजिट में 0 डालेंगे, और ये किस में आ जाएगा 64 मीन्स यहाँ पे 1 आएगा, बाकी सब में 0 0 0 0 0, तभी तो होगा ना। तो ये 64 प्लस 1 कितना बन गया 65। तो ये बाइनरी में इस टाइप का हमारा डेटा को सिस्टम के अंदर लिखी जाती है। 0 1 क्या हो जाएगा 0 1, हमने 0 1 2 3 4 5 0 1 2 3 4 5 0 फिर 1। समझ में आएगा, ये बाइनरी फॉर्म में ऐसे लिखेंगे, और ये आपका डेसिमल हो गया। ये मैंने आपको कन्वर्सेशन भी बता दी कि कैसे आप लिख सकते हो बाइनरी में, और इसी टाइप का हमारे मशीन में भी कन्वर्ट होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, विच ऑफ द फॉलोइंग प्रोटोकॉल इज नॉट एन इंटरनेट प्रोटोकॉल। इसमें से कौन सा ऐसा प्रोटोकॉल है जो कि इंटरनेट प्रोटोकॉल नहीं है। विच वन, FTP है फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, फाइल को ट्रांसफर करने के लिए यूज करते हैं। SMTP मेल को सेंड करने के लिए यूज करते हैं। NMP नहीं, ये ऐसी कोई भी प्रोटोकॉल नहीं है। HTTP बिल्कुल नहीं है, ब्राउजर में वेब एड्रेस में यूज की जाती है। तो देखिए यहाँ पे मैंने फुल फॉर्म भी मैंने बताया, सम मोस्ट कॉमन प्रोटोकॉल्स। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर क्या होगा ऑप्शन नंबर सी, HTTP हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, FTP फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, TCP/IP ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल, और इंटरनेट प्रोटोकॉल। यहाँ पे 2 होती है ना। IMAP इंटरनेट मैसेज एक्सेस प्रोटोकॉल, POP3 पोस्ट ऑफिस प्रोटोकॉल 3, SMTP सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये हो गए। तो ये आपको जहां बोलेगा इंटरनेट प्रोटोकॉल तो ये सारे का सारे यूज किए जाते हैं इंटरनेट प्रोटोकॉल में। नेक्स्ट, विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एंटीवायरस सॉफ्टवेयर। इसमें से कौन सा एक एंटीवायरस सॉफ्टवेयर है। इंटरनेट एक्सप्लोरर नो, ये तो ब्राउजर है जो आप यूज करते हो, है ना। गूगल भी आपको पता ही, गूगल क्या है एक सर्च इंजिन है जहाँ पे आप डेटा को सर्च करते हो। गूगल सर्च इंजिन है। अगर गूगल क्रोम बोले तो क्या हो जाएगा, वो ब्राउजर हो जाएगा। मैकेफे यस, ये एंटीवायरस है। फायरफॉक्स नहीं, ये भी नहीं है ना। तो चलिए यहाँ पे मैंने आपको कुछ एंटीवायरस सॉफ्टवेयर बताया है। बिट डिफेंडर, एप्स सिक्योर, क्विक हिल, विंडोज लाइव 1 किया, एवीजी, K7 कंप्यूटिंग, कैस्पर स्काई, ये बहुत ही फेमस है, ये अक्सर पूछी जाती है। कैस्पर स्काई, क्विक हिल और क्या है मैकेफे, ये 3 ज्यादा पूछी जाती है। बाकी आप देख सकते हो सारी डिटेल्स है यहाँ पे। इसके अलावा भी बहुत सारे एंटीवायरस है, लेकिन कॉमन जो है ये 3 ज्यादा पूछी जाती है। इसको एकदम दिमाग में रखिए, नॉर्मली याद ही रहती है लोगों को, है। नेक्स्ट, अ प्रोग्राम रिटन इन हाई लेवल लैंग्वेज। एक प्रोग्राम है जो कि कौन सी लैंग्वेज में लिखी गई है, हाई लेवल लैंग्वेज, कैन बी कन्वर्टेड इनटू मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन विथ द हेल्प ऑफ विच ऑफ दी। अब एक हाई लेवल की लैंग्वेज है, हाई लेवल लैंग्वेज है, उसको कन्वर्ट किया जा रहा है किसमें, मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन। मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन में MLI में तो कौन सी इसमें से यूज की जाती है। आप इतना जान के रखिए कि हाई लेवल लैंग्वेज को जब हम मशीन लेवल लैंग्वेज में या इंस्ट्रक्शन में कन्वर्ट करते हैं तो 3 टाइप्स का ट्रांसलेटर की जरूरत है। इसमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है। जैसे आपको हिंदी आती है और आपको इंग्लिश नहीं आती, तब आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे ट्रांसलेटर रखना पड़ेगा जो कि ट्रांसलेटर LA हो जाएगा, LATOR, है ना। ट्रांसलेटर हिंदी वाले और इंग्लिश वाले, जब आप जिससे कम्युनिकेट कर रहे हो वो इंग्लिश भी समझता है, आप हिंदी समझते हैं, आप दोनों को फिर कम्युनिकेट कौन करेगा, ट्रांसलेटर, है ना। तो एक ऐसा पर्सन होगा जिसको हिंदी भी आती है और इंग्लिश भी आती है, तो तब आप दोनों की प्रॉपर कम्युनिकेशन करें। जैसे हमारे PM जाते हैं बाहर
अगर उनको सारी लैंग्वेज तो नहीं आएगी, है ना, आपको चाइनीज नहीं आएगी, आपको जापानीज नहीं आएगी, आपको फ्रेंच नहीं आएगी, तो वैसे देशों में जब आप जाते हो तो आप कैसे कम्युनिकेट करोगे? तो उसके लिए हमें ट्रांसलेटर की जरूरत होती है जो दोनों लैंग्वेज को जानती है। तो अब यहाँ पे सिस्टम की जब हम लोग बात कर रहे हैं तो इस सिस्टम में क्या होता है, यहाँ पे जब एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज को कन्वर्ट करते हैं मशीन लेवल लैंग्वेज में, तो ये 3 टाइप्स की होती है। एक होती है असेंबलर, दूसरी होती है कंपाइलर और थर्ड होती है इंटरप्रेटर। असेंबलर ओनली कन्वर्टिंग असेंबली लैंग्वेज। कौन सी लैंग्वेज? असेंबली लैंग्वेज। असेंबली लैंग्वेज को ये कन्वर्ट करने का काम करती है। कंपाइलर हाई लेवल लैंग्वेज को, तो इसको आप हटा ही दीजिए, हाई लेवल लैंग्वेज को मशीन लेवल लैंग्वेज में कन्वर्ट करने का काम दो ही करता है, एक कंपाइलर और दूसरा इंटरप्रेटर। कंपाइलर फुल प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करता है और इंटरप्रेटर लाइन बाय लाइन करती है। क्या करती है? लाइन बाय लाइन करती है। तो यहाँ पर इंटरप्रेटर ऑप्शन में ये लिंकर नहीं, ये कन्वर्शन का कोई टाइप नहीं है। कंपाइलर बिल्कुल है, एडिटर बिल्कुल नहीं है, असेंबलर है लेकिन ये असेंबली लैंग्वेज को करती है, हाई लेवल टू मशीन लेवल में नहीं जाती है। तो ये भी गलत हो गया। तो आपकी करेक्ट आंसर क्या होगा? कंपाइलर। तो यहाँ पर देखिए मैंने और अच्छा से बताया है, हाई लेवल को कन्वर्ट किया जाता है मशीन लेवल इंस्ट्रक्शन या लो लेवल लैंग्वेज में कौन? कंपाइलर और इंटरप्रेटर। कंपाइलर फुल डॉक्यूमेंट, फुल वन प्रोग्राम को एक ही बार में कन्वर्ट करता है ना, एक ही बार में प्रोग्राम को कन्वर्ट की जाती है। और इंटरप्रेटर क्या करता है? लाइन बाय लाइन, एक लाइन को एक ही बार वो करता है। ये मैंने बताया है। और यहाँ पे हाई लेवल लैंग्वेज के हम लोग देखते हैं कुछ एग्जांपल्स। जावा, रूबी, सी शार्प, सी हैज है उसको सी शार्प बोलते हैं, PHP है ना, ऑब्जेक्टिव सी, पर्ल, पाइथन, द सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, विजुअल बेसिक, जावास्क्रिप्ट, C++। ये सारे एग्जांपल्स हैं और भी बहुत सारे हाई लेवल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज हैं। नेक्स्ट, व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ द टर्म OFC? OFC चलिए ऑप्शन के थ्रू देखते हैं। ऑप्टिक फाइबर केबल, ऑप्टिकल फाइबर कॉन्फ्रेंस, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन, ऑप्टिक फाइबर कॉन्फ्रेंस। देखिए ऐसे जब वर्ड होना इस टाइप का फुल फॉर्म हो तो आप ऑप्शन के थ्रू जाइए, आपको सारे फुल फॉर्म तो थोड़ी याद रहेंगे। कंप्यूटर में बहुत सारे आप ICT को पूरा एक तरह से कंप्यूटर बेसिक बोला गया, लेकिन बेसिक में भी हाई लेवल का, ये तो मैं बोलूंगी बिल्कुल ही ये जो है ना हाई लेवल की क्वेश्चन हो गई भाई। कैसे कोई जानेगा OFC का फुल फॉर्म? हाँ फुल फॉर्म आप बोलिएगा तो लोग जानेंगे। तो इसका फुल फॉर्म क्या था? ऑप्टिक फाइबर केबल। ये किसी ने मॉडर्न को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है ना, मॉडर्न को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। जो वायर जो यूज की जाती है उसको बोलते हैं फाइबर ऑप्टिक फाइबर केबल या फाइबर ऑप्टिक केबल। ठीक है, नॉर्मली फाइबर ऑप्टिक ही बोला जाता है, लेकिन एज अ बुकिश लैंग्वेज में बोले तो ऑप्टिक फाइबर केबल इट इज द करेक्ट वन। अब बोलने के लिए तो हम कुछ भी बोल सकते हैं। तो ऑप्टिकल फाइबर कॉन्फ्रेंस ये गलत है, ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन ये भी गलत है, ऑप्टिक फाइबर कॉन्फ्रेंस ये भी गलत है। तो ये देखिए ये जो केबल है इसको बोलते हैं ऑप्टिक फाइबर केबल। और ये मैंने क्यों दिखाया है पता है? ये मॉडर्न में कनेक्ट होती है ताकि आपको पता चल जाए कि ये जो जब भी आप केबल देखोगे तो आप जान जाओगे ये ऑप्टिक फाइबर केबल है जो मॉडर्न को कनेक्ट करने के लिए यूज की जाती है। Which of the following shortcut of keyboard you will use to open a new file? आप किसी फाइल को ओपन करने के लिए, न्यू फाइल को ओपन करने के लिए कंप्यूटर में कौन सी शॉर्टकट की यूज करते हो? देखो ओपन द न्यू फाइल, न्यू, एन फॉर न्यू, तो इसीलिए Ctrl+N हो जाएगा। F फॉर फाइंड होती है, क्या होती है? फाइंड, है ना, किसी वर्ड को फाइंड करनी है अपने वर्ड डॉक्यूमेंट में, तब हम लोग Ctrl+F को प्रेस करते हैं तो वो एक डिस्प्ले बॉक्स ओपन होती है जहाँ पे आप वर्ड को लिखोगे तो फाइंड हो जाएगा। Ctrl+X फॉर कट और O फॉर ओपन ना। तो पेज दी सिलेक्टिंग अ फाइल टू ओपन, ये क्या हो जाएगा? जो भी पेजेस है उसमें तो ये करेक्ट आंसर है कौन सी है? ओपन दी न्यू फाइल। देखिए ओपन वर्ड से मत लीजिएगा, ओपन बोलने से तो फिर आप इधर आ जाएंगे, है ना, तो ये नहीं कीजिएगा आप इसको, क्योंकि न्यू फाइल को ओपन करने की बात की जा रही है। जब न्यू फाइल को ओपन करने की बात की जाती है तो Ctrl+N से ही न्यू फाइल को ओपन की जाती है।
तो ये टोटल 14 क्वेश्चंस कंप्लीट हो गए हैं। और अगर आपको फिर भी किसी क्वेश्चंस में डाउट है, मैं तो पूरी कोशिश की हूँ आप लोगों को पूरा समझाने की, है ना, एक एक क्वेश्चन से जितना हो सके मैं उसको बताई हूँ। फिर भी अगर डाउट होती है तो काइंडली कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिएगा, और मैं कोशिश करूँगी आप लोगों को रिप्लाई देने की। थैंक यू वेरी मच।